से प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को नया पता मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पीएमओ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में 3 इमारतें हैं। इनका नाम है सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3। इस नए कार्यालय में कामकाज संभालते ही पहले दिन पीएम मोदी ने किसान, महिला, कमजोर वर्गों और स्टार्टअप से जुड़ी अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इस नए कार्यालय की खासियत और अहम फैसलों के बारे में जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, इस नया कार्यालय जो है इसमें अहम फैसला लिया गया है, क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, दरअसल ये जो नया पता है वो साउथ ब्लॉक में पहले प्रधानमंत्री कार्यालय होता था। वहाँ से मुश्किल से 700-800 मीटर की दूरी पर यह सेवा तीर्थ नया कार्यालय बना है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय वहाँ आधिकारिक तौर पर शिफ्ट हो गया। आज से प्रधानमंत्री ने वहाँ पे काम करना शुरू भी कर दिया है। क्योंकि जैसा कि नाम रखा गया सेवा तीर्थ, तो पहले दिन पहले जो कुछ फाइलें साइन की गई उसमें वो सेवा भाव निकल कर सामने आए, ये कोशिश की गई। चाहे महिला हो, पिछड़े वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, यहाँ तक कि स्टार्टअप हो, जो उभरते हुए नया सेक्टर हो, उनका भी यहाँ पे खास ख्याल रखा गया है। और जो महत्वपूर्ण फाइलें साइन की गई, इससे मिसाल के तौर पर जो दुर्घटना पीड़ित लोग होते हैं उनको 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलेगी। इससे जुड़ी हुई फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। 2029 तक जो लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था उसे बढ़ाकर 6 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाया जाएगा। ये फैसला हुआ, इससे जुड़ा हुआ फाइल को प्रधानमंत्री ने साइन किया। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसानों को लेकर के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो उसकी राशि 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 लाख करने का फैसला लिया गया था। इससे जुड़ी हुई फाइल को यहाँ पे साइन किया। एक और बड़ी चीज, स्टार्टअप इंडिया जो फंड्स ऑफ फंड है 10,000 करोड़ रुपए के लिए, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए जो फाइल थी उसको दस्तखत किया। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण फाइल को साइन किया जो समाज के हर वर्गों को किस तरह से फोकस रहने वाला है सरकार के आने वाले दिनों में, ये एक दर्शाता है। बता दूं, ये जो सेवा तीर्थ है ये साउथ ब्लॉक की जगह यहाँ पे ले रहा है। और ऐसे कई सारे नाम यहाँ पे बदले गए, कई सारे नए कार्यालय बने हैं। वो दरअसल एक दर्शाता है कि किस तरह से औपनिवेशिक के समय का जो अलग अलग बिल्डिंगें थी, अलग अलग कार्यालय थे, उनको बदला जाए। मिसाल के तौर पर सेवा तीर्थ में अब आपको प्रधानमंत्री कार्यालय, NSCS के कार्यालय होंगे। साउथ ब्लॉक को सेवा तीर्थ बनने के अलावा कैबिनेट सचिवालय को कर्तव्य भवन में तब्दील किया गया है। राजपथ को कर्तव्य पथ पर तब्दील किया गया। इससे पहले रेस कोर्स रोड को आपको याद होगा लोक कल्याण मार्ग पर तब्दील किया गया। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। एक जो औपनिवेशिक काल की विरासत चली आई थी उसको पीछे इतिहास में छोड़ने की कोशिश है। उसी कोशिश के तहत ये सेवा तीर्थ में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का काजकाज शुरू हुआ। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। अब आपको बता दें, गेहूं के गिरते दामों को काबू करने के लिए सरकार ने गेहूं के निर्यात को खोलने का फैसला किया है। सरकार ने शुरुआत में 25 लाख टन गेहूं के निर्यात की मंजूरी दी है। सरकार ने पहले 5 लाख टन आटे के प्रोडक्ट का निर्यात खोला था और अभी देश में 75 लाख टन गेहूं का स्टॉक है। इस बार गेहूं की बुआई 334 लाख हेक्टेयर में हुई है। FCI के पास 182 लाख टन गेहूं का स्टॉक है। इसके साथ सरकार ने 5 लाख टन चीनी के निर्यात को भी मंजूरी दी है। अब कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात हो सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। IT सेक्टर जो सबका लव हुआ करता था वो आज सबकी लॉस स्टोरी बन चुका है। जो शेयर कभी पोर्टफोलियो के स्टार थे आज पूरे बाजार के लिए रिस्क बन गए हैं। लेकिन इस लव रेस में किसका लगा फुल स्टॉप? क्या AI के डर से मार्केट का IT से हुआ ब्रेकअप? पूरी डिटेल्स बता रही है नुपुर। खबरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद एक बड़ा रिस्क यहाँ पे नजर आ रहा है। AI एक ऐसा बन गया है जिसकी वजह से रिस्क आपको IT सेक्टर में नजर आ रहा है। जिस हिसाब से AI के टूल सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल खबरें निकल कर आ रही है, उसके बाद लगातार एक हफ्ते में देखें तो करीबन 8% आपको निफ्टी IT इंडेक्स नीचे दिखेगा। एक महीने में 16% की कमजोरी IT इंडेक्स में आती हुई दिखी है। तो किसने करवाया है ब्रेकअप? IT सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्यों आप रिस्क में? तो AI की वजह से ही IT का ब्रेकअप होते हुए दिख रहा है पोर्टफोलियो से। जो सॉफ्टवेयर SaaS कंपनीज है, वो ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग कंपनीज होती है, उन पर ज़्यादा नज़र आ रहा है असर, जिसका डर मार्केट आपको क्लियरली लाल निशान में IT सेक्टर ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
आगे चल के जो रेवेन्यू यहाँ से निकल के आएगा उसके जो डील होंगे उनकी साइज़ कम हो सकती है, रेवेन्यू में कम होने की वजह से आईटी में फॉल है। अब आपको मैं बताती हूँ कि कितना रिस्क है। टीसीएस देखें, अगर आप उसका एक वीक का चार्ट निकालेंगे तो 10% की कमज़ोरी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। 40% ऑल टाइम हाई से फिसल चुका है टीसीएस जैसा स्टॉक, और फिलहाल सिर्फ 17 के पीई पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। इन्फोसिस आपकी स्क्रीन पर है, 14% की गिरावट इसी हफ्ते आते हुए दिखे। हालांकि आज थोड़ी रिकवरी आपको नजर आ रही है, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते में करीबन 13 से 14% की कमजोरी है। विप्रो 8% नीचे, एचसीएल टेक 11% की कमजोरी यहाँ पे, टेक महिंद्रा 8% की कमजोरी यहाँ पर भी आपको नजर आएगी। एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फोसिस, केपीआईटी, किसी भी काउंटर को उठा के देख लीजिए, आपको सिर्फ कमजोरी ही दिखेगी। रिकॉर्ड हाइट से 40 से कम 25 से 40% की कमजोरी पूरे आईटी सेक्टर में दिखी, और वैल्यूएशन करेक्शन आपको जरूर नजर आ रहा है। तो अगर आप फिर भी रिस्क लेना चाहते हो और इश्क है तो आईटी आपके लिए है। तो बाजार में चौतरफा गिरावट रही, आईटी सेक्टर भी बुरी तरह से पिटा हुआ है। आखिर बाजार को अब किसका डर लग रहा है? आवाज अड्डा में हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। एआई का प्रहार, बाजार में हाहाकार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की तरह भारत को भी अमेरिका टेक्सटाइल पर जीरो ड्यूटी का विकल्प देगा, लेकिन ऐसा ना भी हुआ तो भारत के एक्सपोर्ट पर असर नहीं पड़ेगा। टेक्सटाइल सेक्टर में भारत की ताकत इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन और सरकार की स्टेबल पॉलिसी है। देखिए आलोक प्रियदर्शी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिहाज से दिल्ली एनसीआर एक बड़ा हब है, लेकिन अमेरिका की बांग्लादेश के साथ हुई जीरो ड्यूटी ट्रेड डील से आशंका थी कि इससे एक्सपोर्ट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने फिलहाल भारत पर 18% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। लेकिन घरेलू रेडीमेड मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स को ऐसा नहीं लगता। उनका कहना है कि 18% टैरिफ के बावजूद बांग्लादेश से हम ज्यादा बेहतर स्थिति में हैं। ड्यूटीज तभी जीरो है बांग्लादेश की कि अगर उसके निर्यात प्रोडक्ट के अंदर, यानी कि उस गारमेंट के अंदर अमेरिकन रॉ मटेरियल लाइक फाइबर या यान या कपड़ा लगा हो। अब ये आप जानते हैं कि अमेरिका की कॉटन या अमेरिका का रॉ मटेरियल हिंदुस्तान के रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में डेफिनेटली बहुत महंगा है। तो वो जो ड्यूटी एडवांटेज उनको मिलेगा भी, वो उस एडिशनल रॉ मटेरियल कॉस्ट से ऑफसेट हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कहें तो वी डोंट फोरसी कि वो कोई मेजर कंपटीशन या मेजर डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं इंडियन एक्सपोर्टर विज़-अ-वी या बांग्लादेशी एक्सपोर्टर। इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल अमेरिका से बांग्लादेश को जो जीरो ड्यूटी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की छूट मिली है, वो इसी शर्त पर मिली है कि गारमेंट अमेरिकी मूल की कॉटन या मैनमेड फाइबर से बने हो, तभी रेसिप्रोकल ड्यूटी नहीं लगेगी। बांग्लादेश पर अभी रेसिप्रोकल ड्यूटी 19% है, यानी सामान्य स्थिति में मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी एमएफएन के तहत 12% ड्यूटी समेत कुल टैरिफ 31% होगा, जो भारत पर लगे 12% एमएफएन और 18% रेसिप्रोकल ड्यूटी मिलाकर कुल 30% है, यानी बांग्लादेश से 1% कम। वहीं भारत का टेक्सटाइल सेक्टर कॉटन, यान, फैब्रिक और गारमेंट पूरी वैल्यू चेन में फैला हुआ है, यानी वर्टिकल इंटीग्रेशन, जबकि बांग्लादेश ज्यादातर यार्न और फैब्रिक दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। साल 2024 में बांग्लादेश ने $16 अरब से ज्यादा के टेक्सटाइल इनपुट आयात किए, जिनमें चीन और भारत की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि अमेरिका से आयात सिर्फ $274 मिलियन का रहा। अगले 3 साल में 16 बिलियन से 30 बिलियन डॉलर तक आराम से हो जाएगा, बिकॉज ऑफ फैक्ट कि द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस नाउ। और हम अपने अपैरल एक्सपोर्ट काउंसिल की तरफ से डिफरेंट कंट्रीज में डेलीगेशन लेकर जाएंगे, जहां पर वी विल ट्राई टू पुट डेंट, जहां पर कि पहले चाइना का ज्यादा जोर था। अब आज के दिन में देखिए चाइना जो है 34% ड्यूटी लगी, हमारे पास 18% लगी, तो हमें जो है उनसे भी एक बेटर एज मिलेगा। बांग्लादेश की पहले ज्यादा थी, पहले बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट थी फॉर यूरोप, अब हमें भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मिल जाएगी, तो नेचुरली उससे एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी। अभी बांग्लादेश के 63% से ज्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट पहले से ही यूरोपियन यूनियन में ड्यूटी फ्री जाते हैं।
यानी बांग्लादेश फिलहाल यूएस के लिए पूरी सप्लाई चेन बदलने की स्थिति में नहीं है और सबसे बड़ी वजह बांग्लादेश में राजनीतिक उठापटक और गंभीर कानूनी व्यवस्था के चलते निवेशकों ने दूरी बना रखी है।